नेक्स्ट आता है आपका हमारा पहला चैप्टर हमने किया था क्लास 10th का, और हमने कल राजस्थान का इतिहास एक परिचय इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज इस चैप्टर को तो करेंगे पूरा, और राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता इस चैप्टर को भी पूरा करेंगे। आज 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, थोड़े बड़े चैप्टर हैं ये। कल हमने कहां तक कर लिया था देखिएगा। कल हमने कुंभा की उपाधियां पढ़ ली थी, है ना। कल हमने कुंभा की उपाधियां पढ़ी थी। हाँ, प्रजापालक की उपाधि मिली थी जनता का हितैषी होने के कारण। यहां तक हमने कल कर लिया था। कुंभा की जो उपाधियां थी उनकी कल हमने चर्चा कर ली थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलें आगे। करंट का समय नहीं है अभी, करंट अपन करेंगे दिसंबर में। देखिए इसमें केवल 10 क्वेश्चन आपके करंट के आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और पूरे 2022 का करंट अफेयर हम दिसंबर में पढ़ लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी, हालांकि पढ़ना चाहो तो आप डेली का जो क्रोनोलॉजी आता है वो पढ़ सकते हो, एक मंथली आपका क्रोनोलॉजी और प्लस एक मंथली आपका मुमल करंट अफेयर आता है, मुमल की पुस्तक आती है, वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको जो करवाऊंगा वो पूरे 2022 का करंट अफेयर करवाऊंगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर में तो मुझसे अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो आप दिसंबर में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए करें शुरुआत आज के सेशन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कि राणा कुंभा की हत्या किसने की थी। उदा ने जो है वो राणा कुंभा की हत्या की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाने जाते हैं। हिंदू पथ के नाम से जाने जाते हैं। और खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था। तो राणा सांगा ने बयाना भरतपुर में है, ये बयाना भरतपुर के युद्ध में जो है 1527 में क्या किया था, बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को जो है परास्त किया था। खातौली बूंदी में है। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया था। खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 में हुआ था, उसके अंदर राणा सांगा परास्त हो जाता है। और उसके कई कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण था, जो बाबर था उसने तुगलकुमान पद्धति का उपयोग किया था। दूसरा, इस युद्ध को युद्ध न बना के एक धर्म युद्ध बना दिया था। देखिए युद्ध जो होता है वो युद्ध की भावना से लड़ा जाता है, और जब युद्ध धर्म युद्ध हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति मरने मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसको धर्म युद्ध बना दिया गया था। तीसरा जो था, यहां राणा सांगा के कुछ सेनापतियों ने, कुछ इनके सहयोगियों ने इनके साथ जो है वो दगा कर दिया था, और युद्ध हारे नहीं थे राणा सांगा घायल हो गए थे, और घायल अवस्था में इनको युद्ध से बाहर ले जाया गया, और युद्ध ये जो है वो समाप्त हो गया, यानी एक तरीके से हार गए और बाबर जो है वो जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा एक ऐसा सेनापति था, एक ऐसा शासक था जिसके शरीर पर 80 से भी ज्यादा घाव थे, लेकिन इसकी जो बुद्धि थी वो बड़ी तेज थी। और सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके एक आंख नहीं है, पैर नहीं है, और जिसके शरीर पर 80-80 घाव हैं, वो किस तरीके से बाबर जैसे युद्ध में, बाबर के साथ युद्ध में वो विजय प्राप्त करता है। इससे पहले इसने बाबर को हराया भी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि खानवा का युद्ध हार गए, और खानवा के युद्ध के हारने के बाद आगे की परिस्थितियां आपको पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी। तुलगमा पद्धति क्या होती है कि
कि इसमें सेना को इस तरीके से सेट किया जाता है। यहां मान लीजिए ये बाबर की सेना है, ये जो है वो राणा सांगा की सेना है। राणा सांगा की सेना कैसे खड़ी है, ऐसे लाइन में खड़ी हुई है, ठीक है। यहां पीछे सैनिक खड़े हुए सारे के सारे, ये सेना खड़ी हुई है। ये सेना किधर जाएगी, इधर जाएगी। जबकि बाबर ने अपनी सेना को इस तरीके से सेट किया, यहां लाइनें बना दी, यहां लाइनें बना दी, यहां लाइनें बना दी, और एक सैनिक टुकड़ी को इन्होंने यहां पर छुपा दिया, किसी पहाड़ी के पीछे या कहीं पर भी छुपा दिया कि आप छुप जाओ, ठीक है। और यहां इन्होंने क्या कर दिए, गड्ढे बना दिए, और गड्ढे बनाकर उनको किससे ढक दिया, ऊपर पत्तों से वगैरह से ढक दिया, ताकि सामने वाली सेना को पता ना चले, ठीक है। अब ये सेना आगे बढ़ती है ना, यहाँ के घुड़सवार हाथी वगैरह आगे बढ़ते हैं, ये इस खड्डे में गिर जाते हैं, और ये सेना आगे बढ़ती है तो तीन ओर से तो ये सेना इनको घेर लेती है, और चौथी ये टुकड़ी आके इनको पीछे से घेर लेती है, और इस तरीके के जाल में, और साथ में तोप खाने का उपयोग भी हुआ था। तो इस तरीके के इस पद्धति के कारण जो है वो बाबर भी इससे पहले ये युद्ध हारा इस तरीके से, क्योंकि बाबर भी तो सीख के आया था ना, तो ये जब सीख के आया था तो ये भी इसी पद्धति के कारण हारा था। और हम हार से भी सीख सकते हैं, ये तुलगुमा पद्धति का उदाहरण है कि बाबर भी ये पद्धति हार के ही सीखा था, और इस पद्धति को सीखकर इन्होंने राणा सांगा पर जो है वो आजमाया और ये जीत गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा जब मूर्छित अवस्था में इनको ले जाया गया युद्ध से बाहर, और जब उनको होश आया तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन राणा सांगा एक वीर योद्धा थे, और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से सेना इकट्ठी करूंगा, फिर से युद्ध करूंगा। तो इनके कुछ सहयोगियों ने जो है वो क्या किया था, इनको विष दे दिया था। बसवा दोसा नामक स्थान पर इनकी जो है वो 30 जनवरी 1528 में मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा का जो समाधि स्थल बना हुआ है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बना हुआ है। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे। चंदन पन्ना ने क्या किया था, पन्ना ने क्या किया था कि उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और उनके उदय सिंह के बेड पर सुला दिया था, जहां उसको बनवीर ने जो है वो काट दिया था। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ, मालदेव के सहयोग से हुआ। और किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की थी, तो मावली का युद्ध था जो 1540 में हुआ था। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया, तो 1559 में, याद रखना 1559 में उदयपुर बसाया किसने, उदय सिंह ने। 1559 में क्या बसाया, उदय सिंह ने उदयपुर जो है वो बसाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। जितने भी बच्चे अब जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप प्लीज एक दूसरे से परिचय ना करें, आप बातें ना करें, हालांकि परिचय करना आप, लेकिन परिचय का भी टाइम आएगा तब करना। आज आप एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं, तुम कहां से हो, मैं कहां से हूं, इससे अच्छा आप परिचय करना जब आप रीट मुख्य परीक्षा कवर कर लेते हो, पास हो जाते हो और काउंसलिंग में हो। काउंसलिंग होगी ना आपकी, जहां आप से स्कूल पूछी जाएगी कि किस स्कूल में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, जहां आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो तब एक दूसरे से परिचय करना, क्योंकि तब आप वहां पर आपको 1-2 दिन रहना पड़ेगा। एक दिन आपकी काउंसलिंग होगी, एक दिन आपको जो है स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो उस समय अगर आप एक दूसरे से परिचय करेंगे, हाय तू कठगी है, तू कठगो है ना, और उस टाइम अगर मान लो आपका मामला होता है सेट, ये एक दूसरे से अच्छे से परिचय हो जाता है आपका, तो फिर दोनों नौकरी लगे हुए होंगे आप, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अभी परिचय करने का ज्यादा बेनिफिट है नहीं, जब परिचय का समय आएगा तब आप परिचय करना, और उस परिचय से आपको जो है एक अच्छा सार्थक जो है वो परिणाम भी प्राप्त होगा। तो अभी तो एक बार आप जो है वो क्वेश्चनों से परिचय करें, अपने लक्ष्य से परिचय करें तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहां पर लगवाई, तो आगरा के किले पर लगाई। देखो जयमल और पत्ता सिसोदिया जो है वो आप सबको पता है कि जब
चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था और उदय सिंह यहाँ के शासक थे चित्तौड़ के। अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था 1500, बताओ कब, 1567-68 में। तो उदय सिंह तो क्या होता है, यहां से युद्ध छोड़ के भाग जाता है। किन पहाड़ियों में भाग गया था, कमेंट में जरूर बताना। गोगुंदा की पहाड़ियों में भाग गया था। अब इसके पीछे इनके दो सेनापति थे, जयमल व पट्टा सिसोदिया, जो कि वीर गति से लड़े और युद्ध में लड़ते हुए इतने बेहतरीन लड़े कि अकबर भी इनसे प्रभावित हुआ और अकबर ने इनकी दो मूर्तियां जो है वो आगरा के किले के बाहर लगवा दी। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकार किसे बनाया था, जगमाल को बनाया था। और उदय सिंह का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था, खमनोर के निकट, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो खमनोर के निकट जो है वो लड़ा गया था। प्रताप की सेना के रावल भाग का नेतृत्व किसने किया था, हकीम कासूर ने। अभी जो रीट का पेपर हुआ है 2022 में, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, या तो शायद ये रावल पूछा गया था या शायद ये जो है वो रावल ही पूछा गया था। तो हकीम कासूर ने इसका जो है नेतृत्व किया था। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था, जगन्नाथ कछुआ। दोनों हरावल थोड़ी है। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राज चिन्ह किसने धारण किए, झाला बींदा ने जो है वो धारण किए थे। और एक मिनट, यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। रावल और ये चंदावल था, चंदावल। दूसरा क्या होता है, चंदावल, जिसकी जगन्नाथ कछुआ ने जो है वो क्या की थी, नेतृत्व किया था। अब आप कमेंट करके बताओ कि सेना के किस भाग को हरावल कहा जाता है और किस भाग को चंदावल कहा जाता है, ये कमेंट करके बताओ। प्रदीप सारण कह रहे हैं कि मौत और क्वेश्चन का पता नहीं कहां से आए, लेकिन कहीं से भी आए, कम से कम अपने आप में इतना जज्बा रखो और अपनी इतनी तैयारी रखो कि कहीं से भी आए आप उसको बेहतर तरीके से स्वीकार कर पाए, है ना। अग्र भाग को हरावल कहते हैं और पिछले भाग को चंदावल कहते हैं, ऐसा अलवर अली बता रहे हैं। चंदावल कहते हैं आगे के भाग को हरावल कहते हैं। अनवर अली जी, आगे के भाग को हरावल कहते हैं, पीछे के भाग को चंदावल कहते हैं। जैसे ये सेना है, ठीक है, यहां एक टुकड़ी है, ये सबसे आगे जाएगी लड़ने, फिर इसके पीछे एक और टुकड़ी होती है। इस तरीके से सेना कई टुकड़ियों में बंटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने किस नाम से इस हल्दी घाटी के युद्ध को संबोधित किया, खमनोर का युद्ध। क्योंकि खमनोर नामक स्थान पर यह युद्ध का मैदान है, तो इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, खमनोर का युद्ध जो है वो रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा, गोगुंदा का युद्ध कहा। और हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी नव विवाहिताओं के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा, किसका कथन है, डॉक्टर महेंद्र भानावत का है। डॉक्टर महेंद्र भानावत कहते हैं कि इस युद्ध में ऐसे वीर योद्धा लड़े थे जिनका 1-2 दिन पहले ही विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद वो हल्दी लगे हाथों से जो है वो, यानी जनरली हमारा विवाह होता है तो हमारे हाथों में मेहंदी लगी होती है और वो मेहंदी 5-6 दिन तक रहती है, लेकिन विवाह के दूसरे दिन ही ये योद्धा जो है वो कहां आ गए थे, युद्ध में लड़ने आ गए थे। इनकी हल्दी भी जो है वो नहीं उतरी थी। तो ये बात किसने कही, महेंद्र भानावत ने कही। और महेंद्र भानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है, अजूबा भारत नामक पुस्तक में किया। अच्छा क्वेश्चन है। और किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है, दिवेर का युद्ध कहा, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। और दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था, शेरीमा सुल्तान खां को। और महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है, बांडोली के अंदर है। बांडोली भी भीलवाड़ा में ही है, ठीक है, बांडोली भीलवाड़ा।
कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बांडोली कहां पर स्थित है? तो मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 में किसके काल में हुई? अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम था अमर सिंह, और अमर सिंह जो है वो क्या करता है? संधि करता है। किसके साथ संधि करता है ये? हुमायूं के साथ, अकबर के बेटे के साथ। हुमायूं के साथ करता है क्या? बताओ, मैं तो गलत बता रहा हूं आपको। किसके साथ संधि करता है बताओ? किसके साथ संधि करता है? अमर सिंह ने किसके साथ संधि की थी? अमर सिंह ने जब संधि की थी तो मेवाड़ मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था मदन सिंह जी बताओ? जहांगीर था। हुमायूं तो काफी पहले था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर के साथ संधि की थी, ऐसे लिख भी दो। नेक्स्ट देखो, किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह को औरंगजेब से विवाद शुरू हो गया था? तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती जो थी वो एक हिंदू राजकुमारी थी, किशनगढ़ अजमेर की, और ये किसी मुस्लिम से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन औरंगजेब जो है इससे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। और जब ये बात पता चली किसको? दुर्गादास राठौड़ को। तो दुर्गादास राठौड़ ने इसकी सहायता करने के लिए अपनी कूटनीति से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से निवेदन किया कि आप इससे विवाह कर लीजिए, और इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से महाराणा राज सिंह का विवाह होता है चारुमती से, और इस बात को लेकर जो है वो नाराज हो जाते हैं। क्लास 9 तो हमने पढ़ा दिया है, क्लास 10 चल रहा है। 135 क्वेश्चन दोबारा बताएं, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मुगल सेना के चंदावल भाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगन्नाथ कछुआ कर रहा था। यह है 135 नंबर क्वेश्चन। चंदावल भाग पीछे का भाग होता है, हरावल भाग आगे का भाग होता है सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कुंगरों व बुर्ज को मुगल सेना ने ढहा दिया था? क्या होते हैं ये बुर्ज? जैसे कोई भी जो दुर्ग होता है उस दुर्ग में इस तरीके से बुर्ज बने हुए होते हैं। आपने घरा में रद्दो को नहीं होगी, रद्दो मोटो रद्दो दे आपा, तो मैंने बुर्ज कहा पा। तो बुर्ज जो है ये कब ढहा दिए गए थे? चित्तौड़ दुर्ग के। तो राज सिंह के शासनकाल की बात है। और संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है। 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर ये जो है वो 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर ये जो है वो लिखा हुआ है। और किस नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था? ये भी मैंने आपको नदी और झीलों में पढ़ाया था, गोमती नदी के पानी को रोककर। और राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लाराव की संतान किसने बताया? राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लाराव की संतान किसने बताया था? दयाल दास ने बताया था। और मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया था? नैन्सी ने कहा कि मारवाड़ के राठौड़ कहां से आए हैं? कन्नौज से आए हैं। और राठौड़ों का आदि पुरुष कौन है? राव सिंहा। राठौड़ वंश का आदि पुरुष या संस्थापक राव सिंहा है। और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चूंडा ने बनाया। देखो, एक तो चूंडा हुए हैं मोकल के पुत्र, राणा लाखा के पुत्र हुए चूंडा, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। जिन्होंने क्या की थी? अपने पिता का विवाह कराने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी। और वो विवाह किससे करवाया था? इसी चूंडा की बेटी से करवाया था, हंसाबाई से। ठीक है, चूंडा की बेटी का विवाह राव चूंडा ने अपने पिता लाखा से करवाया था। याद है आपको? नेक्स्ट देखिएगा, चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाले चांद कंवर किसकी पत्नी थी? राव चूंडा की ही पत्नी थी। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी थी? भारमली नामक वेश्या थी ये। वैसे ये वेश्या थी और इससे प्रेम करते थे, ज्यादा सुंदर थी ये।
दासी थी ये, और इससे जो है वो प्रेम करने लगे। और आपको पता ही है, प्यार तो अंधा होता है। जहां प्यार है वहां पर क्या है, धोखा भी है। जहां प्यार है वहां धोखा होगा निश्चित तौर पर। जहां विश्वास होगा वहां विश्वासघात निश्चित तौर पर होगा। जहां ईमानदारी होगी वहां बेईमानी भी जरूर होगी। जहां सत्य होगा वहां असत्य भी जरूर होगा। तो ये तो सदियों से चला आता है कि जहां प्यार होगा वहां क्या होगा, विश्वासघात, धोखा भी होगा। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से करवाया, रायमल से करवाया। और राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था, 1459 में। देखो 1400, याद रखने का तरीका, 1459 में जोधपुर, कब है, 1459 में जोधपुर। इसके 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद 1559 में उदयपुर, 1559 में उदयपुर। और शायद जितना मुझे याद आ रहा है 1359 में जैसलमेर का तीसरा साका हुआ था। बाकी मैं डेट कंफर्म करके बता दूंगा। जैसलमेर का तीसरा अर्ध साका हुआ था। तो इस तरीके से याद करो कि 1459 में जोधपुर की स्थापना, 1559 में उदयपुर की स्थापना। नेक्स्ट देखिएगा, राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। और जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादे के इतिहास में किस, उमादे को इतिहास में किस नाम से प्रसिद्धि मिली, रूठी रानी। उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उमादे का विवाह आप सबको पता है, ये राव लूणकर्ण की, जैसलमेर के शासक लूणकर्ण सिंह जी की पुत्री थी। और इनका विवाह होता है किससे, मारवाड़ के शासक थे कौन, क्या नाम था बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ। मारवाड़ के शासक थे मालदेव। मालदेव से इनका विवाह होता है। बट मालदेव जो थे वो बहुत ज्यादा शराब पिए करते थे। और आपको पता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का जब विवाह होता था तो बहुत सारी दासियां भी जो है वो साथ में दी जाती थी। और दासी कैसी दासी दी जाती थी, कुंवारी दासी दी जाती थी। कुंवारी यानी जो अभी 16, 17, 15, 13, 14 साल की है, उन दासियों को साथ में दिया जाता था। और उसी हुआ क्या कि जो इनकी सुहाग रात थी, जैसे मान लीजिए कि ये तो है उमादे का कमरा जहां पर वो तैयार हो रही है, और ये है इनका बेडरूम जहां पर कौन इंतजार कर रहे हैं, मालदेव जो है वो शराब वगैरह पी के यहां पर बैठे हुए थे। काफी लेट हो गई थी, 11, 12, 1 बज गए होंगे शायद। तो ये यहाँ उमादे अभी भी जो है सज रही थी, गीत गा रही थी कि सजना है मुझे सजना के लिए, है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन इसने कहा कि देखो, अपनी दासी से कहा उमादे ने कि देख मैं तो तैयार हो रही हूँ, सजल आ रही हूँ, और हो सकेगा मालदेव जी मेरे कमरे में इंतजार कर रहा होगा, तो तू एक बार जा बन थोड़ा और जो है वो शराब वगैरह पिला, कोई बात को नहीं, थोड़ी देर बांगो जो है तू टाइम पास कर। और बन कह दे मैं बस आवे लाग रही हूँ 5 मिनट में। लेकिन ध्यान है कि महिलाओं को जो साज श्रृंगार हुआ मैं घंटा 2 घंटा वो बेरोगन पड़े। और यहाँ मालदेव जो थे वो ज्यादा शराब पिए हुए थे। और यहाँ से जब दासी आती है तो दासी जो है वो, दासी जो थे, दास या दासी होते हैं ना, उनका कोई जीवन नहीं होता है, वो एक तरीके से गुलाम होते हैं। जिस तरीके से हम अपने घर पर पशुओं को भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन दासों की बड़ी ही खराब स्थिति होती थी। वो उनकी ऐसे नजर नीचे ही रहती थी, ना वगैरह तो वो कर ही नहीं सकते थे, है ना। तो ये दासी आती है, और दासी जैसे ही आई, अब ये इधर शराब पिए हुए थे, इन्होंने तो दासी के साथ ही क्या कर ली, अपनी सुहाग रात मना ली। अब थोड़ी देर बाद में जो है इधर ये दासी के साथ सुहाग रात मना रहे थे, और इस पीछे से कौन आ गई, उमादे आ गई। अब उमादे ने जैसे ही किवाड़ खोले, और उमादे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और उमादे ने उसी टाइम तय कर लिया कि अब बस लास्ट बार ही तुम्हें देखा है, इसके बाद कभी नहीं देखेंगे, ना कभी तुमसे बात करेंगे, आज से तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रूठ गई अपने पति से। हालांकि मालदेव ने बाद में बहुत माफी मांगी, बहुत प्रयत्न किए इनको मनाने के, लेकिन चूंकि ये राजस्थान की वीरांगना थी, और इसने जो है वो कभी भी जो है वो जिंदा रही तब तक कभी भी मालदेव से जो है ये बात नहीं की।
तो इसके बाद देखिएगा क्या होता है। अब बताओ इसमें मालदेव की गलती है कि दासी की गलती है कि शराब की गलती है? दासी की गलती तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो दासी है, वो ना नहीं कह सकती, वो मना नहीं कर सकती, उसके अधिकार ही नहीं है। तो गलती किसकी है? मालदेव की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेता और कूपा किसके सेनापति थे? मालदेव के थे। अब देखो जेता और कूपा जो थे वीर सेनापति थे, बहुत बेहतरीन सेनापति थे। आपको युद्ध याद आ रहा होगा, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में मालदेव अपने जेता और कूपा सेनापतियों को लेकर जो है वो गिरी नामक स्थान पर जो है, पाली में है ये, वहां पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। उधर से शेरशाह सूरी आ गया, लेकिन शेरशाह सूरी ने चालाकी खेली और एक ऐसा लेटर यहां पर भिजवाया कि मालदेव जी, आपके जो सेनापति है जेता और कूपा, वो शेरशाह से मिल गए हैं। अब देखो विश्वास और कंफ्यूजन का कारण जो है वो कितना बड़ा खेल हो जाता है। हम कई बार क्या होते हैं कि तथ्यों को नहीं समझते हैं और किसी के शब्दों का या किसी बात को हम गलत फहमी में ले लेते हैं, और गलत फहमी किसको होगी? मालदेव होगी। मालदेव ने विश्वास कर लिया इस लेटर पर और अपनी सेना लेकर भाग गया, बिना जेता कूपा से पूछे कि वास्तव में जेता कूपा क्या मिल गए हैं, और जोधपुर चला गया। अब पीछे से जब जेता कूपा को पता चला कि यार अपने साथ तो धोखा हो गया है, मालदेव जी तो चले गए हैं, तो सुबह उठकर जेता और कूपा इतने भयंकर रूप से युद्ध करते हैं शेरशाह सूरी से कि शेरशाह सूरी को नानी याद दिला देते हैं। और शेरशाह सूरी कहता है युद्ध जीतने के बाद कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और दूसरा शब्द इन्होंने ये कहा है और शेरशाह सूरी ने कि अगर जेता और कूपा जैसे सेनापति मेरे पास हो तो मैं पूरे भारत को जीत सकता हूं। अगर मेरे पास जेता कूपा जैसे सेनापति हो तो पूरे भारत को जीत सकता हूं। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता यानी चालाकी से मालदेव व उसके सेनापति के मध्य अविश्वास उत्पन्न कर दिया था? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, याद रखना। राव चंद्रसेन को अपने किन दो बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था? राम और उदय। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन को पढ़ोगे तो दोनों का जो जीवन है लगभग एक जैसा ही है। दोनों ही अकबर के विरोधी थे। राव चंद्रसेन किसके पुत्र थे? मालदेव के थे। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अच्छा क्वेश्चन है ये। और राव चंद्रसेन का साथ किन लोगों ने दिया? रावल, सुखराज, सुजा और देवीदास ने। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? तो विश्वेश्वर नाथ रेव ने की है। और मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? चंद्रसेन का भाई था। यह अकबर की शरण में चला जाता है, याद रखना, धोखेबाज था ये। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधा भाई जिसे जगत गोसाई कहा जाता है, इसका विवाह किससे किया था? अकबर के बेटे जहांगीर से किया था। अच्छा 1900 लिख दिया गया यहाँ पर, 1500 लिखो यहाँ पर। 1587 में जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन हुई? खुर्रम पैदा होता है। और महाराणा जगत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किसके बादशाह ने करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुपावत को बनाया। ठीक है। इसके बाद किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय हुई थी? कासिम खान ने जो है इसको क्या कर दिया था? धोखा दे दिया था। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? उदयपुरी रानी थी। जसवंत सिंह जो थे जोधपुर के शासक, उनकी पत्नी थी उदयपुरी रानी। ठीक है, उनका नाम था उदयपुरी रानी। भूला बिसरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास ने इनको भुला दिया एक तरीके से, उतना अच्छे तरीके से इनको प्रस्तुत नहीं किया जितना महाराणा प्रताप को हम जानते हैं। ठीक है।
और इन्होंने अपना जो जीवन बिताया था वो जो है वो भागते भागते बिताया था। महाराणा प्रताप की तरह इन्होंने बहुत संघर्ष किया था अकबर से, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार इन्होंने नहीं की थी। तो उदयपुरी रानी जब जसवंत सिंह लौट के आते हैं युद्ध से, बीच युद्ध से लौट आते हैं, तो जसवंत सिंह ने जो है वो, ये जो हाड़ी रानी थी या उदयपुरी रानी थी, इसने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। इसी को हाड़ी रानी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाड़ी रानी। हाड़ी रानी भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुरी रानी के किले के द्वार जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी है? तो श्यामल दास ने दी है। श्यामल दास ने कहा कि यह बात सत्य है कि भैया उदयपुरी रानी ने जो है दरवाजा नहीं खोला था। मारवाड़ राव परगणारी विगत किसकी रचना है? मुहनोत नैनसी की रचना है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके बाद सूरत मिश्र, नर हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? ये जसवंत सिंह के दरबार में थे। और राव बीकानेर की स्थापना कब की? 1488 में की। कब की? 1488 में की। नेक्स्ट देखिए, राव बीका ने जांगल प्रदेश कब जीता? ये 1465 में जीता। बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव चेतसिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। कलयुग का कर्ण राव लूण कर्ण को कहा, क्योंकि ये भी दानवीर थे। और किस ग्रंथ में राव लूण कर्ण की तुलना दानवीर कर्ण से की गई है? तो करमचंद वसोत्कृतन काव्यम में जो है वो इनकी तुलना जो है वो कर्ण के साथ की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। इसको पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नॉर्मलाइजेशन की कोई मांग नहीं होती है। नॉर्मलाइजेशन जब पेपर एक से ज्यादा होते हैं तो स्वतः ही नॉर्मलाइजेशन होता ही है। नॉर्मलाइजेशन की क्या मांग उठानी है? कोई मांग की आवश्यकता नहीं है, ये तो होगा ही। जहां पेपर एक से ज्यादा होते हैं वहां नॉर्मलाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नागराज किसके सेनापति थे? राव जेतसी के। और किस युद्ध में बालदेव के विरुद्ध युद्ध में जेतसी मारा गया था? तो पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था 1541 में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? कल्याणमल था। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और वैली किशन रुक्मणी री का लेखक कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजा धीराज की उपाधि दी थी? राव राय सिंह को ये उपाधि जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूतों का कर्ण कहा है? तो राव राय सिंह को जो है राजपूतों का कर्ण कहा जाता है। किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ हुई थी? जाखमनिया गांव। मोस्ट क्वेश्चन है मतीरे की राड़। आप सब जानते हैं कि 1614 में ऐसे ये बीकानेर है, बीकानेर की सीमा और नागौर की सीमा पर जो है वो दो किसानों के मध्य मतीरे को लेकर जो है वो क्या हो जाती है? झगड़ा हो जाता है। मतीरा लगा हुआ है नागौर के सीमा में या नागौर की तरफ, और बेल उगी है कहां पर? बीकानेर की तरफ। बाद में जो है दोनों ही बीकानेर और नागौर के शासक मुगल अधीन थे, तो मुगलों ने उनका जो है बाद में समझाइश करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। मतीरे की राड़ युद्ध किसके मध्य हुआ था? करण सिंह नाम के शासक थे बीकानेर के, और अमर सिंह नाम के शासक थे नागौर के। और ये कर्ण सिंह और अमर सिंह जो है वो आपस में लड़े। युद्ध हुआ नहीं था, युद्ध होने से पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि ये दोनों ही मुगलों के अधीन थे, मुगल दरबार में ही रहा करते थे। तो मुगलों ने इनको समझा दिया कोई बात नहीं, मतीरो थे मान लिया दियो। क्या कहा मुगलों ने कि मतीरे ही के लड़ाई है, मतीरो मान लिया दियो। भाई दो टाबर लड़ता हुआ कोई चीज खातर तो घर का केकरा बाद चीज ही खोस ले। तो मुगलों ने ऐसे इनको जो है वो शांत करवा दिया। नेक्स्ट, सुख संपत्ति किसकी रचना है? तो चिंतामणि भट्ट की। और चिंतामणि भट्ट ने
किसे जांगलधर बादशाह कहा है? कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा था, जांगल प्रदेश का बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की है? साहित्य कल्पद्रुम की। और कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कौन सी ग्रंथों की रचना की है? तो कर्ण भूषण व काव्य डाकिनी की रचना की है। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान था। यह अच्छा क्वेश्चन है, जिसने सांबर झील का निर्माण किया और चौहान वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांभर झील का निर्माता कहा जाता है या प्रवर्तक माना जाता है? वासुदेव चौहान को। और किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वैरी घट की उपाधि, कैसी उपाधि? वैरी घट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? गोविंद तृतीय को। और अजय मेरू नगर वर्तमान अजमेर किसने बसाया है? ये अजय राज चौहान ने 1113 में। और अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए? अजय प्रिय द्रम। नेक्स्ट आता है, अजय राज के सिक्कों पर उनकी किस रानी के नाम का उल्लेख है? सोमलवती। तो थे भी थारी रानी के नाम पर कोई सिक्का साका चलाओगे के पीछे मोटरसाइकिल पे लिखा होगा जी। नया नया मास्टर बन गए थे, मोटरसाइकिल तो लावेगा, स्प्लेंडर प्लस लाओगा, महंगी को लाओ, मन ध्यान है, तो बैंक पीछे नाम लिखवा दे पत्नी को। आप सिक्का तो जारी कर कौन सा, क्योंकि आपने अधिकार को नहीं सिक्का जारी करने को, तो आप तो मोटरसाइकिल जारी कर सका भाई, मास्टर बन गए स्प्लेंडर प्लस, और बैंक पीछे नाम लिखा दे जो भी थारी रानी हो। इसी को इच्छा है क्या थारी? लेकिन लिखायो सोच समझ गए, क्योंकि आजकल के नाम अगर कोई नंबर प्लेट पर नाम लिखा दे तो बैंक चालान हो जाए, ठीक है ना? हो जाए, चालान हो जाए। नेक्स्ट देखो, अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। देवबोध व धर्म घोष नामक विद्वान किसके दरबारी थे? अर्णोराज के। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था दिल्ली पर अधिकार करने वाला। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की थी? हरिकैली। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, हरिकैली नाटक की रचना किसने की थी? बिशनपुर झील का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। किसका काल पादलक्ष का स्वर्ण काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ। आहला उदल वीर सेनापति किसके थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नहीं थे। ये यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग गलत हो गई है, आप कमेंट करके बताओ किसके ये सेनापति थे, आहला और उदल? बताओ किसके सेनापति थे आहला उदल? आहला और उदल किसके सेनापति थे? कमेंट करके बताओ। परमर्दी देव, बिल्कुल। परमर्दी देव के जो ये क्या थे? सेनापति थे। परमर्दी देव से नाराज हो जाते हैं आल्हा और उदल, और ये परमर्दी देव को छोड़ के चले जाते हैं। और परमर्दी देव के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो फिर परमर्दी देव जो है वो अपने सेनापतियों को संदेश भेजता है कि आपको आल्हा और उदल, आपकी मातृभूमि पुकार रही है और हम पे चौहानों ने आक्रमण कर दिया है। तो आल्हा और उदल जो है वो वापस आते हैं, महोबा का युद्ध होता है। आप सब बहुत अच्छे बता रहे हैं।
बिल्कुल, चंदेल शासक परमर्दी देव, बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्या आता है। ऐसे रुको यार, नाम देख दिया। नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की रचना है। और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में विजय हुई मोहम्मद गोरी की। संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने कपोल कल्पना यानी कोरी कल्पना कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। संयोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रवरदायी के अलावा किसने उल्लेख किया है? अबुल फजल ने किया है। कुछ इतिहासकार इसको सत्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी है? तो सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा। और ये तो आप जानते ही हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों के मध्य कैसे प्रेम हुआ और क्या मामला था, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज संयोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी है? डॉक्टर रोमिला थापर, RS त्रिपाठी ने। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोविंद राज को माना जाता है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। गोविंद राज ने जो है रणथंभौर के चौहान वंश की जो है वो स्थापना की थी। नेक्स्ट मंथ हम आपको चौहान वंश से ही शुरू करवाएंगे, है ना। नेक्स्ट मंथ अगला महीना जो है उसमें हम चौहान वंश, चौहानों के इतिहास से जो है राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। अपने सिलेबस का पार्ट है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, है ना, अपने सिलेबस का पार्ट राजस्थान के प्रमुख राजवंश। माया शेखावत जी बहुत कमेंट डिलीट कर रहे हो आप, और प्रेम राठौड़ आप भी बहुत कमेंट डिलीट कर रहे हो। बातें कर रहे हो क्या? बातें कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केहब्रू। हमीर के कौन से सेनापति ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी थी? रणमल व रतिपाल। रणमल व रतिपाल जो थे वो इस तरीके से थे, देखो ये आपका क्या है, रणथंभौर दुर्ग बना हुआ ऐसे पहाड़ी के ऊपर, और यहां पर जो है एक दूसरा छोटा दुर्ग बना हुआ है। कौन सा है ये? झाइन दुर्ग। और इस झाइन दुर्ग के जो सेनापति थे वो कौन थे? रणमल और रतिपाल थे, जिन्होंने इस दुर्ग की, ये एकमात्र रास्ता था कहां पहुंचने का? रणथंभौर पहुंचने का। तो इन्होंने जो है वो किसके साथ जो है वो धोखा किया था? इन्होंने धोखा किया हमीर के साथ, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन्होंने संधि कर ली। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा रणमल और रतिपाल से कि हमें तुम यहां से जाने दो चुपचाप, और हम ये दुर्ग जीत लेंगे और दुर्ग जीत के तुम्हें यहाँ का शासक बना देंगे। लेकिन बाद में इनके गले काट दिए थे, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि तुम जब अपनों के नहीं हो सके, जब तुम अपनों के नहीं हो सके तो मेरे के विश्वास पात्र बनोगे, है ना, मेरे क्या विश्वास पात्र बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया? रंग देवी, जो इनकी पत्नी थी रंग देवी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयनचंद सूरी। हमीर रासों की रचयिता जोधराज। हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। और जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहानों ने सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हुए हैं काहनड़देव और वीरमदेव। इनके पुत्र कौन थे? वीरमदेव थे, कट्टर हिंदू थे। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण वीरमदेव का फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया गया है? नैन सिंह ने बताया था फिरोजा
और वीरम देव की प्रेम कथा तो आपको पता ही है, बहुत बार बताई हुई है। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम रखा खेराबाद। सिवाना का नाम क्या रखा? खेराबाद। और खिलजी ने खेराबाद किले का प्रतिनिधि बनाया कमालुद्दीन गुरुक को, जो इनका सेनापति था। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कान्हड़ देव को परास्त किया था? दहिया सरदार था बीका, इसने धोखा दे दिया था। और इसीलिए जालोर दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि राय का भाव तो राते ही बीता, राय का भाव तो राते ही बीता। यह जो कहावत है वो किस दुर्ग से संबंधित है? तो यह है आपके जालोर दुर्ग। क्यों ये कहावत बनी? हुआ क्या था कि कान्हड़ देव यहाँ का शासक था और कान्हड़ देव पर हमला करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब? इससे पहले करता है ये, ठीक है, इससे पहले करता है। और उस समय जो है वो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो संधि कर लेता है। किसे? कान्हड़ देव से। और कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हो जाती है। और संधि में क्या तय होता है? संधि में यह तय होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्हड़ देव का पुत्र वीरम देव जो है वो क्या रहेगा? उपस्थित रहेगा। और वीरम देव कहां चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहने लगता है। वहां फिरोजा की नजर पड़ जाती है वीरम देव पर, और फिरोजा को वीरम देव जो है वो पसंद आ जाता है। और फिरोजा अपने मन ही मन में जो है वो वीरम देव से प्यार करने लगती है। 1305 में ये संधि होती है, ठीक है, 1305 में ये संधि होती है, जिसके तहत जो है वो वीरम देव कहां चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। लेकिन उनकी पुत्री फिरोजा ने जब देखा वीरम देव को, वो उसको जो है दरबार में चुपके देखती थी और उससे प्रेम कर बैठी, क्योंकि प्रेम तो अंधा होता है भाई। लेकिन जब उसने अपने प्यार का इजहार किया वीरम देव से कि भाई मैं आपसे प्यार करती हूं वीरम देव जी, और आप मुझसे शादी कर लीजिए, निकाह कर लीजिए, तो वीरम देव ने कहा कि देखिए आप हमसे प्रेम करते हैं लेकिन हम इस तरीके के कोई भी भाव आपके प्रति नहीं रखते। हमने तो देखा ही आज आपको पहली बार है, और हम किसी मुस्लिम कन्या से विवाह जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस बात से फिरोजा काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, उसका दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो गाना गाने लगती है कि दिल के हुए टुकड़े हजार, और जाके कोप भवन में सो जाती है। लाइट वगैरह सब बंद कर देती है, बाल पूरे बिखेर लेती है, और बेड पर मुद्दी पड़ के रो लाग जाए। रोटी राटी बंद कर दी, खानो खूनो सब बंद कर दिया, ना पानी पीवे ना रोटी खावे। दास यानी कह दियो भाग जाओ, अड़ो अंधेरो कर दियो, कमरे में अंधेरो कर दो। अब बाद में माँ को पता चला, माँ ने पिता को बताया, अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी लाइट लूट जगाई के मोमबत्ती मामती जगाओ, और फिरोजा से पूछा कि क्या बात है बेटा, इया किया ये तो अंधेरो किया, या क्या हालत बना रखी है? बोले बापूजी थे रहन दो, मन थे ना पूछो, थे मेरे दिल को हाल को नहीं समझ पाओगा। पिताजी ने कहा बेटा ऐसी कोई बात को नहीं, दिल की बात ना कर, तू बता तो सही, मैं समझ पाऊंगा बिल्कुल तुम्हारे दिल के हाल। और फिरोजा ने कहा कि देखिए आपके दरबार में वीरम देव जी रहते हैं और हम उनसे मोहब्बत कर बैठे हैं, हम उन्हें दिल दे चुके हैं सनम, हम उनको क्या दे चुके हैं? दिल दे चुके हैं, और अब उनसे विवाह करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमारा विवाह करवाएं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वीरम देव को लेके आओ। तब तक वीरम देव जो है वो वहां से भाग चुका था। क्यों भागा वीरम देव? वीरम देव को पता था कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो यहाँ मुझे जबरदस्ती पकड़ कर फिरोजा से मेरा विवाह कर दिया जाएगा। तो वो क्या हुआ, रातों रात भाग के कहाँ आ जाता है? जालोर आ जाता है, और अपने पिता को पूरी बात बताता है। पिताजी बोला बेटा तू काम तो सही करे, लेकिन अब तो युद्ध हो सी। और जब युद्ध जालोर आया ये, तो जालोर दुर्ग जो है इसकी एक दीवार का काम चल रहा था। ये इतनी टुकड़ा था दीवार का जिसका काम चल रहा था, इस दीवार को बना रहे थे ये। अब आपको पता है एक दिन में या 2 दिन में तो दीवार बन नहीं सकती है, तो फिर इसको जो है कच्चा ही छोड़ दिया इन्होंने, और इस तरीके से कच्चा बना दिया कि देखने में पता ना चले।
इधर अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दे दिया कि जाओ लेके आओ उसको, वीरमदेव को। अब सेना आई, कमालुद्दीन गुर्ग आए वीरमदेव को लेने के लिए। बीच में सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो बीच में सिवाना के साथ इनको युद्ध करना पड़ा। सिवाना को जीता और फिर सिवाना को जीतने के बाद जालोर पहुंचते हैं। लेकिन कई दिन तक रहने के बाद भी जालोर दुर्ग में ये प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जालोर दुर्ग भी बहुत मजबूत दुर्ग है। और अंततः इन्हें एक सेनापति मिलता है जिसका नाम क्या था, दहिया सरदार बीका। दहिया सरदार बीका ने कहा कि हम आपको रास्ता बता देंगे, लेकिन आप हमें सोना दे दो भैया। सोने की वो मोहरें चलती थी पहले, सोने की मुद्रा चलती थी। तो इनके सेनापतियों ने, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने कहा कि ठीक है तुम ये लो। उसको बहुत सारा सोना दिया। और फिर दहिया बीका ने बताया कि तुम पूरे शहर की राई खरीद लो और राई को दुर्ग के चारों मेर बिखेर दो। ऐसे चारों में राई के दाने बिखेर दो दुर्ग के। जहां से राई उग जाएगी वहीं पर दुर्ग की दीवार जो है वो क्या है, टूट जाएगी। और आपको पता है राई एक ऐसा पौधा है जो बहुत जल्दी उग जाता है। तो इन्होंने क्या किया, महंगे भाव में पूरे शहर की राई जो है वो खरीद लिया आसपास के गांवों से। और इसीलिए जो है राई के भाव बहुत बढ़ गए थे। जब राई के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए तो सुबह जो है वो, हालांकि ये तो क्या हुए, राई उग गई और उन्होंने जाके दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि यहाँ बीका की जो पत्नी थी उसने सूचना देने का प्रयत्न किया। बीका की पत्नी भी बहुत बहादुर थी। बीका घर पर पहुंचता है। सरदार बीका ऐसे शराब पिए हुए अपनी पत्नी से कहा कि आज हलवा बनाओ और ये बनाओ और वो बनाओ, और ये लो सोने की थैली दी उसको। उसकी पत्नी ने देखो सोनो, लेकिन पत्नी सोने के लालच में नहीं आई। उसने कहा महाराज बात बताओ, इतो सोनो थारकन आयो कटू कौन दियो था। अब शराब पिया हुआ था, उसने बता दिया कि मैंने इस तरीके से जो है वो क्या कर दिया है, खिलजी को पूरी डिटेल बता दी है। अब पत्नी के अंदर जो है देशभक्ति के भाव जागृत हुए। हमने पढ़ा कि पन्नाधाय जो थी उसने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। और यहां हम पढ़ रहे हैं कि इनकी जो पत्नी थी उसने अपने पति की तलवार उठाई और अपने पति की गर्दन काटी, और गर्दन काट के उसी समय दौड़ी जालोर के शासक के पास पहुंची और उनको सूचना दी। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जब तक वो पहुंची तब तक जो है वो दीवार गिराकर और आधे से ज्यादा जो सेना है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। प्रेम राठौड़, अपने शब्दों को आप जो है वो सही उपयोग करें, किसी भी बुरे शब्द का उपयोग ना करें, इस तरीके के शब्द का उपयोग ना करें जिससे कि वर्तमान परिस्थिति में किसी के मन में मनमुटाव हो। ठीक है प्रेम राठौड़ जी, आपसे निवेदन है ये। तो फिर जो है वो क्या होता है कि दुर्ग को रात को किसने जीत लिया, भयंकर युद्ध होता है जिसमें कानड़देव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग ने जो है वो वीरमदेव की जो है वो गर्दन काट ली है। और अब एक कोई बढ़िया था, बढ़िया को पता चला कि जालोर में राई के भाव बहुत महंगे हो गए। उसने अपने आसपास की राई लेके पहुंचा और सुबह सुबह कह रहा है राई ले लो, राई ले लो, राई ले लो। तो एक इनको खिलजी सेनापति मिला और बोलो के बात, राई क्या बेचा है? बोलो राई को भाव बहुत है। बोले बावड़ा राई को भाव तो रात नहीं खत्म हो गयो, राई का भाव तो रात ही बीता, वो तो रात रात को ही था। अब कोई राई नहीं खरीदेगा तुम्हारी, तुम जाओ चाहे यहां से, तुम यहां से जाओ। तो इस तरीके से ये कहावत बनी, राई का भाव तो रात ही बीता। खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा। और कछवाहा अच्छा आगे की कहानी और है कि अब इसकी गर्दन को जो है वो लेके जाता है कमालुद्दीन गुर्ग वीरमदेव की, और उसको थाल में सजाकर फिरोजा को दिया। लेकिन फिरोजा का भी प्यार जो था सच्चा था। फिरोजा ने उसका हिंदू रीति रिवाज के तहत यमुना नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया और फिर उसी यमुना नदी में कूद गई और आत्महत्या कर ली कि मैं
सनम तुमसे जिंदा तो नहीं मिल पाई, इस जन्म में तो मैं तुमसे नहीं मिल पाई, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ जन्म लूंगी और तुमसे प्रेम करूंगी। और इस तरीके से फिरोजा ने भी अपने प्राणों की जो है वो आहुति दे दी है। कछुआ शासक स्वयं को किसके वंशज मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। और कछुआहों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दोसा थी। क्या थी? दोसा। और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत कौन था? भारमल था। और भारमल ने सांभर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया था? हरका बाई का, जिसे मरियम उस्मानी कहा गया विवाह के बाद। और कौन सा मुगल सम्राट हरका बाई का पुत्र था? जहांगीर। और किस वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास व पुत्र मान सिंह सहित सहपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? 1562 में सांभर में ही इनका विवाह हुआ था। और भगवंत दास ने अपनी पुत्री मान बाई का विवाह किसके साथ करवाया था? जहांगीर से। और मान बाई व जहांगीर का पुत्र था खुसरो। अकबर ने किस कछुआ शासक को फर्जंद यानी बेटे की उपाधि दी थी? मान सिंह को। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? मान सिंह। और मान सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? इलिचपुर में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इलिचपुर बिहार की तरफ है ये, 1664 में। और पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। कवि बिहारी किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा के। और जयसिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुअज्जम बहादुर शाह ने जो है आमेर का नाम मोमिनाबाद जो है वो रखा था। और सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम था जिज मोहम्मद शाही। और जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना करवाई थी? ज्योतिषकारिका की। ज्योतिषकारिका। जयसिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी सौर वेधशाला का नाम था जंतर मंतर जयपुर वाला। ये इसके अलावा 5 स्थानों पर, टोटल 5 स्थानों पर बनाई गई थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे सवाई जयसिंह। और सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाले पहले राजपूत शासक थे सवाई जयसिंह। नाहरगढ़ किले व जयबान तोप का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। और राजस्थान का कौन सा राजवंश स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज कहता है? जैसलमेर का भाटी। और भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल में लिखा गया था? विजय राज के काल में लिखा गया था। और जैसलमेर की स्थापना की थी जैसल भाटी ने। कौन सा किला 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का किला या सोनार का किला। जैसलमेर का पहला शाखा किसके काल में हुआ था? मूल राज के काल में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। दूसरा शाखा हुआ था किसके काल में? रावल दूदा के काल में फिरोज शाह का आक्रमण। और तीसरा शाखा हुआ था जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 में। मैंने वहां पर गलत लिख दिया, फिर एक जगह मैंने लिखा ना 1359, तो वो वहां पर गलत लिख दिया, मेरे याद नहीं रहा। 1359 में शायद पहला शाखा हुआ था। तो 1550 में लूणकरण व अमीर अली के हमले के समय नागौर दरबार में किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? राय भाटी ने। भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह। भाटी शासकों की शुरुआत किससे होती है? गोकुल भाट से। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? गोकुल जाट से। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा? राजा राम जाट ने जारी रखा। और भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? चुंडामन जाट ने। और किस जाट शासक को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी? बदन सिंह को। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों की शरण ली थी? सूरजमल ने। मराठों को शरण दी थी, सूरजमल ने दी थी। युद्ध के पश्चात मराठों को, हाँ ठीक है, सही है, मराठों को शरण दी थी सूरजमल ने। रुहेला के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि पर ही विश्वास किया? नजीब खान ने। और करौली का कौन सा राजवंश स्वयं का संबंध मथुरा के सूरसेन शाखा से जोड़ता है? यादव। और करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयपाल के द्वारा 1040 में। और कल्याणपुर वर्तमान करौली किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? हरबख्शपाल सिंह ने। और आबू के परमार वंश के संस्थापक थे धुमराज। और
किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवा संयुक्त सेना पराजित हुई थी? पाटन का युद्ध हुआ था 20 जून 1790 में। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर किन शासकों के मध्य विवाद हो गया था? जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अब समय नहीं है, कल ये स्टोरी आपको बताएंगे, ठीक है, कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के शासक भीम सिंह की। और जोधपुर की सत्ता संघर्ष किसके मध्य हुआ? विजय सिंह तथा राम सिंह के मध्य। ये पहला चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। सेकंड चैप्टर कल से शुरू करेंगे। पहले चैप्टर की पीडीएफ आज आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत